सभी मित्रों को नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे हिंदी साहित्य चैनल में। और आज हम बात करने वाले हैं रीतिकाल के प्रमुख कवि और रीतिबद्ध कवि के बारे में चर्चा करेंगे। और रीतिकाल से संबंधित यह हमारा जो है भाग 3 है। 2 वीडियो पहले हमने अपलोड की हैं और यह तीसरा भाग है रीतिकाल का, जिसमें हम रीतिकाल के प्रमुख कवि और रीतिबद्ध कवि का वर्णन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो रीतिकाल के प्रमुख कवि। तो रीतिकाल का साहित्य अनेक अमूल्य रचनाओं का सागर है। इतना समृद्ध साहित्य किसी भी दूसरी भाषा का नहीं है और न ही किसी अन्य भाषा की परंपरा का साहित्य एवं रचनाएं अविच्छिन्न प्रवाह के रूप में इतने दीर्घ काल तक रहने पाई है। रीतिकाल के कवि और उनकी रचनाएं। रीतिकाल की रचनाएं और रचनाकार उनके कालक्रम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। रीतिकाल की मुख्य रचना एवं रचयिता या रचनाकार इस लिस्ट में नीचे दिए हुए हैं। तो रीतिकाल के प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाओं के बारे में चर्चा करेंगे। तो रीतिकाल का जो साहित्य है अनेक अमूल्य रचनाओं का सागर है, जिसमें श्रृंगार है, वियोग, संयोग और अनेक प्रकार की रचनाएं हमको देखने को मिलती हैं। तो आइए हम इस अध्याय को शुरू करते हैं और बड़े ही सरल भाषा में हम इस रीतिकाल के प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाओं पर चर्चा करेंगे और रीतिबद्ध कवियों के बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपने इस अध्याय को। तो रीतिकाल के कवि और उनकी रचनाएं। रीतिकाल के कवि और उनकी रचनाएं। तो पहले नंबर पे है चिंतामणि। तो चिंतामणि जो है उत्तर मध्यकालीन यानी रीतिकालीन रचनाएं हैं। तो चिंतामणि की कौन कौन सी रचना है? कविकुल, कल्पतरु, रस विलास, काव्य विवेक, श्रृंगार मंजरी और छंद विचार। यह चिंतामणि की रचना है, आपको याद रखनी है कौन कौन सी। कविकुल, कल्पतरु, रस विलास, काव्य विवेक, श्रृंगार मंजरी और छंद विचार। दूसरे नंबर पर हैं मतीराम। इनकी रचना है रसराज, ललित ललाम, अलंकार पंचाशिका और वृत्त कौमुदी। तो मतीराम की कौन कौन सी रचना है? रसराज, ललित ललाम, अलंकार पंचाशिका और वृत्त कौमुदी। नंबर 3 पर है राजा जसवंत सिंह। तो इनका जो है ग्रंथ है, रचना है भाषा भूषण। तो राजा जसवंत सिंह की कौन सी रचना है? भाषा भूषण। नंबर 4 पर है भिखारी दास। तो भिखारी दास ने काव्य निर्णय और श्रृंगार निर्णय 2 रचनाएं लिखी रीतिकाल में। कौन कौन सी? काव्य निर्णय और श्रृंगार निर्णय। ठीक है, ये 2 रचनाएं जो है भिखारी दास ने लिखी। 5वें नंबर पर हैं याकूब खां, जिन्होंने रसभूषण रचना लिखी। और नंबर 6 पर हैं रसिक सुमित। इन्होंने अलंकार चंद्रोदय जो है रचना लिखी है। तो यह सारी रचनाएं आपको याद रखनी है दोस्तों। तो एक बार और अध्ययन कर लेते हैं। चिंतामणि ने कविकुल, कल्पतरु, रसविलास, काव्य विवेक और श्रृंगार मंजरी, छंद विचार यह इन्होंने लिखी। मतीराम ने रसराज, ललित ललाम, अलंकार पंचाशिका और वृत्त कौमुदी। राजा जसवंत सिंह ने भाषा भूषण लिखा। भिखारी दास ने काव्य निर्णय और श्रृंगार निर्णय लिखा है। याकूब खां ने रसभूषण और रसिक सुमित ने अलंकार चंद्रोदय
यह सभी आपको याद रखनी है। चलिए अगली रचनाओं पर ध्यान देंगे। नंबर 7 पर है दुल्हे जिन्होंने कवि कुल कंठाभरण। दुल्हे ने जो है कवि कुल और कंठाभरण यह रचना लिखी। नंबर 8 पर है देव जिन्होंने शब्द रसायन, काव्य रसायन, भाव विलास, भवानी विलास, सुजान विनोद और सुख सागर तरंग ये देव जी ने लिखी। नंबर 9 पर है कुलपति मिश्र। तो कुलपति मिश्र ने रस रहस्य रचना लिखी। नंबर 10 है सुखदेव मिश्र जिन्होंने सुखदेव मिश्र ने जो है वो रसायन जो है रचना लिखी। नंबर 11 है रसलीन जिन्होंने रस प्रबोध रचना लिखी। और 12 नंबर पर है दलपति राय जिन्होंने अलंकार लाकर रचना जो है इन्होंने लिखी है। तो यह सारी रचनाएं आपको याद रखनी है। चलिए एक बार और अध्ययन कर लेते हैं इसका। तो दूल्हे ने कवि कुल कंठाभरण रचना लिखी है और देव ने शब्द रसायन, काव्य रसायन, भाव विलास, भवानी विलास, सुजान विनोद और सुख सागर तरंग इन्होंने लिखी है। कुलपति मिश्र ने रस रहस्य लिखी, सुखदेव मिश्र ने रसायन लिखा और रसलीन ने रस प्रबोध और दलपति राय ने अलंकार लाकर जो है वो रचना लिखी। अगली जो रचना है हमारी नंबर 13 माखन। तो इन्होंने छंद विलास रचना लिखी है। नंबर 14 विहारी ने विहारी सतसई रचना लिखी है। और 15 रसनिधि जिन्होंने रतन हजारा रचना लिखी। और घनानंद की जो रचना है सुजान हित प्रबंध, वियोग वेली, इसक लता और प्रीति पावर पदावली। घनानंद ने सुजान हित प्रबंध और वियोग वेली, इसक लता और प्रति पावस और पदावली। नंबर 17 है आलम ने आलम केली रचना जो है इन्होंने लिखी है आलम ने। तो एक बार और देख लेते हैं। तो माखन ने जो है छंद विलास लिखा, विहारी ने विहारी सतसई लिखा, रसनिधि ने रतन हजारा लिखा, घनानंद ने सुजान हित प्रबंध, वियोग वेली, इसक लता, प्रतिपावस और पदावली लिखी। 17 है आलम ने जो है आलम केली रचना जो है इन्होंने लिखी है। दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, आपको वीडियो ज़्यादा लंबी लगेगी परंतु अगर आप इन सभी का अध्ययन करोगे, इनको याद करोगे तो आपका एक भी प्रश्न परीक्षा में नहीं छूट सकता। चलिए आगे चलते हैं। नंबर 18 है ठाकुर। तो ठाकुर ने जो है ठाकुर ठसक रचना जो है इन्होंने लिखी। और बोधा जिन्होंने वीर्य वारिस इसक नामा रचना जो है लिखी है। और फिर है 20 पर द्विज देव जिन्होंने सिंगार बतीसी, सिंगार चालीसा और सिंगार लतिका इन्होंने लिखी है। 21 नंबर पर है लाल कवि जिन्होंने छत्र प्रकाश प्रबंध काव्य इन्होंने लिखा। यह जो है लाल कवि की रचना छत्र प्रकाश जो है वो कैसी रचना है, प्रबंध काव्य रचना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगली जो रचना है हमारी 21 लाल कवि ने छत्र प्रकाश प्रबंध काव्य लिखा। 22 पर पद्माकर भट्ट जिन्होंने हिम्मत बहादुर विरुदावली जो है प्रबंध काव्य लिखा। सूदन ने सुजान चरित्र प्रबंध काव्य लिखा। और खुमान कवि ने लक्ष्मण शतक जो है रचना लिखी। और 25 पर हैं जोधराज जिन्होंने हमीर रासो रचना लिखी है। तो यह सारी आपको याद रखनी है, कौन कौन सी, जोधराज, हमीर रासो, खुमान, लक्ष्मण शतक, सूदन, सुजान चरित प्रबंध काव्य,
और पद्माकर भट्ट, हिम्मत बहादुर, विरुदावली प्रबंध काव्य और लाल कवि छत्र प्रकाश प्रबंध काव्य। तो यह सारी रचना आपको याद रखनी है। चलिए अगली रचनाओं पर चलते हैं और देखते हैं अगली रचनाएं कौन सी हैं। तो अगली रचना है 26 भूषण। तो भूषण ने शिवराज भूषण, शिवा बावनी और छत्रसाल दशक इन्होंने लिखा। 27 है वृंद, जिन्होंने वृंद सतसई रचना लिखी। 28 है राम सहाय दास, जिन्होंने राम सतसई रचना लिखी। और नंबर 29 है दीन दयाल गिरी, जिन्होंने अनियोक्ति कल्पद्रुम जो है रचना लिखी है। तो भूषण ने शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक। तो भूषण की कई बार रचना पूछी जाती है हिंदी के नेट के एग्ज़ाम में, तो आपको यह याद रख लेना है, ठीक है। तो भूषण ने शिवराज भूषण, शिवा बावनी और छत्रसाल दशक रचना इन्होंने लिखी है। 27 है वृंद, और वृंद ने जो है वृंद सतसई रचना लिखी है। 28 है राम सहाय दास, जिन्होंने राम सतसई रचना इन्होंने लिखी है। 29 है दीन दयाल गिरी, अनियोक्ति कल्पद्रुम जो है रचना इन्होंने लिखी है। तो राम सहाय दास, राम सतसई, यह भी कई बार परीक्षा में पूछी जा चुकी है, तो आपको याद रखनी है। चलिए आगे चलते हैं। अगली रचना है 29 दीन दयाल गिरी, अनियोक्ति कल्पद्रुम। 30 है गिरिधर कविराय, इन्होंने स्फुट छंद इन्होंने लिखा गिरिधर कविराय ने। और 31 है गुरु गोविंद सिंह, जिन्होंने सुनीति प्रकाश, सर्वसोलह प्रकाश और चंडी चरित्र। गुरु गोविंद सिंह ने सुनीति प्रकाश, सर्वसोलह प्रकाश और जो है चंडी चरित्र इन्होंने लिखा है। नीचे देखेंगे इस पृष्ठ में रीति काल का साहित्य, काव्य रचनाएं, रचनाकार, साहित्यकार या लेखक दिए हुए हैं। रीति काल की प्रमुख कवि, काव्य, गद्य रचनाएं एवं रचयिता या रचनाकार विभिन्न परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी हैं। तो जैसा कि मैंने पीछे बताया था कि यह सारी रचनाएं जो हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हैं, तो आपको याद रखनी है दोस्तों। इसमें से आपका 1-2 प्रश्न जरूर परीक्षा में आएगा, तो आप इन सभी को याद कर लेना। इसमें वर्णन भी दिया गया है कि यह परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी है। चलिए अब अगले बिंदु पर चर्चा करेंगे और देखते हैं अगला बिंदु कौन सा है। तो अगले जो हमारे कवि हैं, अब हम रीतिबद्ध कवियों के बारे में विस्तृत से जानकारी प्राप्त करेंगे, विस्तृत अध्ययन उनका करेंगे। पीछे हमने जो रीतिकाल के प्रमुख कवि थे, ये सारे प्रमुख कवि का वर्णन हमने किया और उनकी रचनाओं का वर्णन किया। अब हम एक एक कर सभी जो प्रमुख कवि हैं रीतिबद्ध धारा के, उन सभी का वर्णन करेंगे। तो पहले हैं भूषण। तो भूषण का जो है 1613 से 1704 ईस्वी जन्म काल है। रीतिकाल के 3 प्रमुख कवि बिहारी, केशव और भूषण में से एक हैं। यानी रीतिकाल के जो प्रमुख 3 कवि हैं कौन कौन से? बिहारी, केशव और भूषण। तो इनमें से यह प्रमुख हैं। अगला बिंदु है रीतिकाल में जब सब कवि श्रृंगार रस में रचना कर रहे थे, वीर रस में प्रमुखता से रचना कर भूषण ने अपने को सबसे अलग साबित किया। तो यह आपको याद रखना है। अगला बिंदु है रीतिकाल में जब सब कवि श्रृंगार रस में रचना कर रहे थे, वीर रस में प्रमुखता से रचना कर भूषण ने अपने को सबसे अलग साबित किया था। क्योंकि सभी कवि जो है आश्रयदाता कवि थे रीतिकाल में, और राजा की प्रशंसा करते थे और उनकी वीरता का बखान करते थे। परंतु जो भूषण थे वह एक कवि मात्र ऐसे थे जिन्होंने अपनी रचनाओं का जो आधार है वह श्रृंगार रस माना है, और श्रृंगार रस में रचना कर उन्होंने वीर रस में प्रमुखता से रचना कर
अपना जो है रीतिकाल में स्थान जो है सबसे अलग बनाया है। तो इसलिए आपको याद रखना है, भूषण जो थे वह श्रृंगार और वीर रस के कवि थे। चलिए आगे अगले बिंदु पर चर्चा करते हैं। अगला बिंदु है शिवराज भूषण ग्रंथ के निम्न दोहों के अनुसार भूषण उनकी उपाधि है। भूषण नाम जो है उनकी उपाधि है, क्योंकि इनको भूषण नाम की उपाधि शिवराज भूषण ग्रंथ के निम्न दोहों के कारण मिली थी, जो उन्हें चित्रकूट के राजा हृदयराम के पुत्र रुद्र शाह ने दी थी। जो भूषण की उपाधि थी वह राज हृदयराम के पुत्र रुद्र शाह ने इनको दी थी। नीचे दोहा देखेंगे, कुल सोलंकी चित्रकूट पति साहसशील समुद्र कवि भूषण पदवी दई हृदय राम सुत रुद्र। यानी जो हृदय राम के पुत्र थे रुद्र शाह, उन्होंने शिवराज भूषण ग्रंथ के जो दोहे थे उनके ऊपर भूषण को भूषण की उपाधि दी थी। तो यह सारी बातें आपको याद रखनी है। परीक्षा में पूछा जा सकता है कि भूषण को किसने उपाधि दी थी, तो रुद्र शाह ने यह उपाधि दी थी। अगला बिंदु है, कहा जाता है कि भूषण कवि मतीराम और चिंतामणि के भाई थे। कहा जाता है कि भूषण जो थे वह मतीराम और चिंतामणि के भाई थे। एक दिन भाभी के ताना देने पर उन्होंने घर छोड़ दिया और कई आश्रम में गए। यहाँ आश्रय प्राप्त करने के बाद शिवाजी के आश्रम में चले गए और अंत तक वहीं रहे। यानी जो भूषण है वह मतीराम और चिंतामणि के भाई कहे जाते हैं, और एक दिन भाभी के ताना मारने पर इन्होंने घर छोड़ दिया और यह एक आश्रम में आ गए, और यहाँ आश्रम प्राप्त करने के बाद शिवाजी के आश्रम में चले गए और वहीं पर अंत तक यह रहे। चलिए अगले बिंदु पर चलते हैं। अगला बिंदु है, पन्ना नरेश छत्रसाल से भी भूषण का संबंध रहा। वास्तव में भूषण केवल शिवाजी और छत्रसाल इन दो राजाओं के ही सच्चे प्रशंसक थे। यानी पन्ना नरेश जो है छत्रसाल से भी भूषण का जो है वो घनिष्ठ संबंध था, और वास्तव में भूषण केवल शिवाजी और छत्रसाल इन दो राजाओं के ही सच्चे प्रशंसक थे, और इनकी ही रचना वो अपने काव्य में करते थे। ठीक है, तो यह भी आपको याद रखना है कि भूषण जो है वो शिवाजी और छत्रसाल दो राजाओं के ही प्रशंसक थे। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है। अब हम अगले बिंदु की ओर चर्चा करते हैं, और अगले बिंदु में हम भूषण के प्रसिद्ध ग्रंथों के बारे में चर्चा करेंगे। तो पहला जो इनका ग्रंथ है शिवराज भूषण, तो इसमें रीतिकालीन प्रवृत्ति के अनुसार अलंकारों का विवेचन किया गया है। यानी शिवराज भूषण जो रचना है, इनका ग्रंथ है, उसमें रीतिकालीन प्रवृत्ति के अनुसार जो है वो अलंकारों का विवेचन किया गया है। ठीक है, तो यह आपको याद रखना है क्या कि शिवराज भूषण जो ग्रंथ है उसमें रीतिकालीन प्रवृत्तियों के अनुसार अलंकारों का जो है वर्णन या विवेचन किया गया है। तो यह सारी बातें आपको याद रखनी है। चलिए अगले बिंदु की ओर चलते हैं। अगली रचना है भूषण की शिवा वावनी। तो इसमें शिवाजी की वीरतापूर्ण कार्यों का वर्णन किया गया है। यानी जो भूषण की शिवा वावनी रचना है उसमें शिवाजी की वीरता का वर्णन इन्होंने किया है। तीसरी रचना है छत्रसाल दशक, जिसमें छत्रसाल के वीरतापूर्ण कार्यों का वर्णन इन्होंने किया है भूषण ने। तो यह दोनों रचनाएं आपको याद रखनी है क्या कि शिवा वावनी में शिवाजी की वीरतापूर्ण कार्यों का विवेचन किया है, और छत्रसाल दशक में छत्रसाल की वीरतापूर्ण कार्यों का इन्होंने वर्णन किया है। अब
आगे देखते हैं अगली रचना कौन सी है। तो अगला बिंदु है, रीतिकाल में निरीह हिंदू जनता अत्याचारों से पीड़ित थी। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि मुगलों का राज था और मुगल जो है वो हिंदुओं पर अत्याचार करते थे। तो इसमें इस पंक्ति में यह दर्शाया गया है कि रीतिकाल में निरीह हिंदू जनता अत्याचारों से पीड़ित थी। भूषण ने इस अत्याचार के विरुद्ध आवाज़ उठाई तथा निराश हिंदू जन समुदाय को आशा का संबल प्रदान कर उसे संघर्ष के लिए उत्साहित किया। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण की बात है कि रीतिकाल में जो है हिंदू जनता जो है अत्याचारों से पीड़ित थी और उस समय भूषण ने जनता के जो हृदय में वो वीरता का रस भरा और भूषण ने इस अत्याचारों के विरुद्ध आवाज़ उठाई तथा निराश हिंदू जन समुदाय को आशा का जो है संबल प्रदान कर संघर्ष के लिए उसे प्रोत्साहित किया और वीरता की रचनाएं लिखी, जिनको पढ़कर, जिनको सुनकर जो है समाज शक्ति खड़ी हुई और उन्होंने अपनी रक्षा के लिए संघर्ष किया। चलिए अगले बिंदु पर चर्चा करते हैं। अगला बिंदु है, भूषण ने अपने काव्य की रचना ब्रज भाषा में की। यह भी आपको याद रखना है दोस्तों, क्या कि भूषण ने जो है वह अपने काव्य की रचना जो है ब्रज भाषा में की है। ये सर्वप्रथम कवि हैं जिन्होंने ब्रज भाषा को वीर रस की कविता के लिए अपनाया। बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है दोस्तों यह है, आप इसको नोट कर सकते हो। क्या कि भूषण ने अपने काव्य की रचना ब्रज भाषा में ही की है और सर्वप्रथम कवि हैं भूषण, सर्वप्रथम ऐसे कवि हैं जिन्होंने ब्रज भाषा को वीर रस की कविता के लिए अपनाया। ठीक है, तो यह बिंदु बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से, तो इसको नोट कर लेना आप। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। वीर रस के वर्णन में भूषण हिंदी साहित्य में अद्वितीय कवि हैं। वीर के साथ रौद्र, भयानक, विभत्स आदि रसों को भी स्थान दिया है। भूषण ने श्रृंगार रस की भी कुछ कविताएं लिखी हैं, किंतु श्रृंगार रस के वर्णन ने भी उनकी वीर रस की एक रुचि का स्पष्ट प्रभाव दिख पड़ता है। यानी वीर रस के वर्णन में भूषण हिंदी साहित्य में अद्वितीय स्थान पर हैं। वीर के साथ साथ इन्होंने रौद्र, भयानक, विभत्स आदि रसों को भी अपने काव्य में स्थान दिया है। भूषण ने श्रृंगार रस की भी कुछ कविताएं लिखी हैं, किंतु श्रृंगार रस के वर्णन ने भी उनकी वीर रस की एवं रुचि का स्पष्ट प्रभाव दिखाई पड़ता है। यानी श्रृंगार रस में भी वीर रस का प्रभाव हमको देखने को मिलता है भूषण की रचनाओं में। ठीक है, तो ये सारी बातें आपकी समझ में आ रही होंगी और मैं आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी और आपको अच्छे से समझ भी आ रहा होगा। ठीक है, वीडियो को 1 या 2 बार ज़रूर देखना, आपकी सारी समझ में आ जाएगा और आप एक अच्छे अंक परीक्षा में प्राप्त कर सकेंगे। चलिए अगले बिंदु पर चर्चा करते हैं। अगला बिंदु है, रीतिकालीन कवियों में ये पहले कवि हैं जिन्होंने हास्य विलास की अपेक्षा राष्ट्रीय भावना को प्रमुखता प्रदान की। साखी हिंदुवान को तिलक राख्यो भूषण, यह इनकी पंक्ति है। और गरुड़ को दावा जैसे नाग के समूह पर और तेरे ही भुजान पर भूतल को भार, यह भूषण की पंक्तियां हैं, परीक्षा में भी पूछी जा सकती हैं कि राखी हिंदुवान को तिलक राख्यो किसकी रचना है, तो भूषण की रचना है। अगली है गरुड़ को दावा जैसे नाग के समूह पर, तो यह किसकी पंक्ति है, भूषण की पंक्ति है। तीसरी है तेरे ही भुजान पर भूतल को भार, तो यह भी भूषण की रचना पंक्ति है। तो यह सारी आपको याद रखनी है। चलिए पहले बिंदु पर ध्यान देंगे कि रीतिकालीन कवियों में वे पहले कवि हैं जिन्होंने हास्य विलास की अपेक्षा राष्ट्रीय भावना को भी प्रमुखता प्रदान
की है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला बिंदु है, ऐसा प्रसिद्ध है कि इन्हें एक एक छंद पर शिवाजी से लाखों रुपए मिलते थे। तो ऐसा माना जाता है कि यह जो भी प्रसिद्ध रचना लिखते थे और उसको दरबार में सुनाते थे, तो शिवाजी जो है वो इनको 1-1 लाख रुपए एक रचना पर प्रदान करते थे। दूसरा बिंदु है, शिवराज भूषण में 384 छंद है, दोहों में अलंकार की परिभाषा दी गई है तथा कवित एवं सवैया छंदों में उदाहरण दिए गए हैं, जिसमें शिवाजी के कार्यकलापों का वर्णन जो है वो किया गया है। तो शिवराज भूषण में जो है 384 क्या है, छंद है, दोहों में अलंकारों की परिभाषा दी गई है तथा कवित एवं सवैया छंदों में उदाहरण दिए गए हैं, जिनमें शिवाजी के कार्यकलापों का वर्णन विस्तृत से इन्होंने दिया है। अगला बिंदु है, भूषण की सारी रचनाएं मुक्तक पद्धति में लिखी गई हैं। यह भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसको नोट कर सकते हो कि भूषण की जितनी भी रचनाएं हैं दोस्तों, वह क्या है, मुक्तक पद्धति में लिखी गई हैं, यानी मुक्तक काव्य की रचनाएं हैं सारी भूषण की। दूसरा बिंदु है, रीतिकार के रूप में भूषण को अधिक सफलता नहीं मिली है। रीतिकार के रूप में भूषण को अधिक सफलता नहीं मिली है, पर शुद्ध कवित्व की दृष्टि से इनका प्रमुख स्थान है। शुद्ध कवित्व की दृष्टि से इनका प्रमुख स्थान है, यह भी आपको याद रखना है। चलिए आगे और अध्ययन करते हैं। अगला बिंदु है, भूषण हजारा, भूषण उल्लास यह ग्रंथ भी भूषण रचित ही हैं, परंतु अभी तक देखने में नहीं आए हैं। तो भूषण हजारा, भूषण उल्लास यह भी जो है वो भूषण के ग्रंथ माने जाते हैं, परंतु हमारे जो पाठ्यक्रम हैं, हमारी जो पुस्तक हैं, उसमें यह देखने को नहीं मिलते। दूसरा बिंदु है, शिवा बावनी में 52 छंदों में शिवाजी की कीर्ति का वर्णन किया गया है। यानी जो शिवा बावनी रचना है उसमें 52 छंद है और 52 छंदों में जो है शिवाजी की कीर्ति का वर्णन इन्होंने किया है भूषण जी ने। तो यह सारी बातें आपको याद रखनी है। चलिए दोस्तों, आवाज़ थोड़ी मेरी ख़राब है क्योंकि जुकाम हुआ पड़ा है। चलिए अगले जो कवि हैं हमारे पद्माकर, तो पद्माकर जो हैं वो रीतिबद्ध काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं, तो इनके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो मूलतः हिंदी भाषी न होते हुए भी पद्माकर जैसे आंध्र के अनगिनत तेलंग ब्राह्मणों ने हिंदी और संस्कृत साहित्य की श्री वृद्धि में जितना योगदान दिया है, वैसा अकादमिक उदाहरण अन्यत्र दुर्लभ है। तो मूलतः हिंदी भाषी न होते हुए भी पद्माकर जैसे आंध्र के अनगिनत तेलंग ब्राह्मणों ने हिंदी और संस्कृत साहित्य की श्री वृद्धि में जितना योगदान दिया है, उतना किसी और कवि ने नहीं दिया, क्योंकि पद्माकर जो है वो हिंदी भाषी नहीं थे। ठीक है, फिर भी उन्होंने हिंदी की वृद्धि के लिए इतनी रचनाएं की जो कि उनका हिंदी साहित्य में उनका पद्माकर जी का नाम अमर हो गया। तो यह बड़ी उपलब्धि है पद्माकर जी की। हिंदी भाषा ना होते हुए भी इन्होंने हिंदी में रचनाएं की और हिंदी में अपना नाम जो है वो रोशन किया है। अगला बिंदु है, इनके पिता के साथ साथ उनके कुल के अन्य लोग भी बहुत समादृत कवि थे, अतः उनके कुल वंश का नाम ही कवीश्वर पड़ गया था। यानी इनके जो परिवार वाले थे वो भी ज़्यादातर कवि थे और इसीलिए इनके कुल और वंश का नाम जो है वो कवीश्वर पड़ गया था। अगला बिंदु है,
जयपुर के नरेश महाराज जगत सिंह को पद्माकर ने अपना परिचय कुछ इस तरह दिया था। किस तरह दिया था? तो भट्ट तेलंगाने को बुंदेलखंड वासी कवि सुजस प्रकाशी पद्माकर सुनामा हो। तो भट्ट तेलंगाने को बुंदेलखंड वासी कवि सुजस प्रकाशी पद्माकर सुनामा को हो। तो यह इन्होंने जो है जयपुर नरेश ने इनको परिचय दिया था। तो एक बार और देख लेंगे इस पंक्ति को, परीक्षा में पूछी जा सकती है कि भट्ट तेलंगाने को बुंदेलखंड वासी कवि सुजस प्रकाशी पद्माकर सुनामो हो। ठीक है, तो यह आपको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं और अगले बिंदु पर चर्चा करते हैं। अगला बिंदु है, सुधाकर पांडे ने लिखा है, पद्माकर ऐसे सरस्वती पुत्र थे जिन पर लक्ष्मी की कृपा सदा से रही। सुधाकर पांडे लिखते हैं कि पद्माकर ऐसे सरस्वती पुत्र थे जिन पर लक्ष्मी की कृपा सदैव रही। अतुल संपत्ति उन्होंने अर्जित की और संग साथ सदा ऐसे लोगों का जो दरबारी संस्कृति में डूबे हुए लोग थे। कहा जाता है कि जब वह चलते थे तो राजाओं की तरह उनका जुलूस चलता था और उनमें गणिकाएं तक रहती थी। ठीक है, तो सुधाकर पांडे ने जो कहा है कि पद्माकर जो है वो सरस्वती के ऐसे पुत्र थे जिन पर लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती थी और इन्होंने काव्य रचनाएं कर बहुत धन अर्जित किया, बहुत धन इन्होंने कमाया और इनकी छवि ऐसी बन गई थी जब ये कहीं सफ़र या प्रवास पर निकलते थे तो इनके साथ इतने लोग जुड़ जाते थे, इतने लोग चलते थे कि एक झलूस सा लोगों को दिखाई देता था। तो ये सारी बातें महत्वपूर्ण हैं, आपको याद रखनी है सारी बातें। चलिए आगे चलते हैं। अगला बिंदु है, जयपुर नरेश सवाई प्रताप सिंह ने एक हाथी, स्वर्ण पदक, जागीर तथा कवि शिरोमणि की उपाधि दी और बाद में जयपुर राजा जगत सिंह ने उन्हें दरबार में धन संपदा और आदर दिया और साथ में कुछ गांव की जागीर भी इनको दी गई। तो जयपुर नरेश जो थे सवाई प्रताप सिंह, उन्होंने एक हाथी, स्वर्ण पदक, जागीर तथा कवि शिरोमणि की उपाधि पद्माकर को दी और कई गांव जो है उन्होंने अपने राज्य के पद्माकर को दान में दिए, उपहार में दिए। तो यह भी आपको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। अगला बिंदु है, कहते हैं कि पद्माकर अपनी उत्तरावस्था में तो आश्चर्यजनक रूप से इतने धनांजय व्यक्ति हो गए थे कि जरूरत पड़ने पर कई राजाओं, राजघरानों तक की आर्थिक सहायता स्वयं दरबारी कहे जाने वाले इस महाकवि ने की। तो जैसा पीछे हमने जाना कि पद्माकर ने इतनी धन संपत्ति अर्जित की थी कि जो गरीब परिवार के लोग थे या जो कमज़ोर राज्य के राजा थे उनको भी पद्माकर ने अपनी धन संपत्ति के द्वारा उनको भी सहायता प्रदान की, आर्थिक सहायता उनको स्वयं के धन से दी। तो यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण बात है पद्माकर की, जो कि पद्माकर हिंदी भाषी कवि नहीं थे, फिर भी उन्होंने अभ्यास किया, मेहनत की और हिंदी में अपनी उपाधि स्थापित की और इतना ऊंचा नाम उन्होंने हिंदी में जो है किया। उनके वंशज गुरु कमलाकर, कमल और भालभद्र राव इस कोण से पद्माकर को मुगल युग के भामाशाह जैसा मानते हैं। तो इनके वंशज जो हैं वो गुरु कमलाकर, कमल और भालभद्र राव
पद्माकर को जो है मुगल युग के भामाशाह जैसा मानते हैं। भामाशाह जो है वो एक राजा थे, मुगल राजा थे, तो उन जैसा इनको माना गया है। चलिए आगे चलते हैं और अगले बिंदु पर चर्चा करेंगे और देखते हैं अगले बिंदु में हमको क्या जानने को मिलता है। तो अजयगढ़ के गुसाई अनूपगिरी हिम्मत बहादुर की काव्यात्मक प्रशंसा में उन्होंने हिम्मत बहादुर विरुदावली जयपुर नरेश प्रताप सिंह के सम्मान में प्रताप सिंह विरुदावली और सवाई जगत सिंह के लिए जगत विनोद ग्वालियर के शासक दौलत राव सिंधिया के सम्मान में आलीजा प्रकाश जयपुर नरेश ईश्वरी सिंह की प्रशंसा में ईश्वर पचीसी जैसे सुप्रसिद्ध कविता ग्रंथों की रचना की। तो अजयगढ़ के जो गुसाई अनूपगिरी हिम्मत बहादुर की काव्यात्मक प्रशंसा में उन्होंने हिम्मत बहादुर विरुदावली रचना की और जयपुर नरेश प्रताप सिंह के सम्मान में प्रताप सिंह विरुदावली और सवाई जगत सिंह के लिए जगत विनोद और ग्वालियर के शासक दौलत राव सिंधिया के सम्मान में अलीजा प्रकाश और जयपुर नरेश ईश्वरी सिंह की प्रशंसा में ईश्वर पच्चीसी जैसे सुप्रसिद्ध कविता ग्रंथों की इन्होंने रचना की। तो यह भी आपको याद रखनी है कौन कौन सी, जगत विनोद, ठीक है, और विरुदावली, ईश्वर पचीसी, हिम्मत बहादुर, यह पद्माकर ने रचना लिखी है। तो यह भी आपको याद रखना है। ये सारी रचना आप नोट कर लेना, ठीक है, अपनी नोटबुक में, और नोट्स भी बनाते चलना है आपको, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ये एक बिंदु है। ये एक बार उदयपुर के महाराज भीम सिंह के दरबार में भी गए थे, जहां इनका बहुत अच्छा सम्मान हुआ था। महाराणा साहब की आज्ञा से इन्होंने गणगौर के मेले का वर्णन किया था। यानी जब ये एक बार उदयपुर के महाराजा भीम सिंह के दरबार में गए थे, तो जहाँ पर महाराजा भीम सिंह ने इनका बहुत अच्छे से सम्मान किया था और महाराणा साहब भीम सिंह की आज्ञा से उन्होंने गणगौर के मेले का वर्णन उनको सुनाया था। यह भी याद रखना है आपको कि गणगौर के मेले का वर्णन किसको और किसने सुनाया था। तो गणगौर के मेले का वर्णन जो है महाराजा भीम सिंह को सुनाया था पद्माकर ने, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला बिंदु है सिंधिया के दरबार में सरदार उदा जी के अनुरोध से इन्होंने हितोपदेश का भाषानुवाद किया था। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है क्या कि सिंधिया के दरबार में सरदार उदा जी के अनुरोध से इन्होंने क्या किया था, हितोपदेश का भाषानुवाद किया था। प्रबोध पचासा नामक विराग और भक्ति रस से पूर्ण ग्रंथ है। राम रसायन नामक वाल्मीकि रामायण का आधार लेकर लिखा हुआ एक चरित्र काव्य भी इनका दोहे चौपाइयों में है। मतीराम जी के रसराज के समान पद्माकर का जगदीनोद भी काव्य रसिकों और अभ्यासियों दोनों का कंठार रहा है। तो एक बार और इस बिंदु को देखेंगे कि सिंधिया के दरबार में सरदार उदा जी के अनुरोध से इन्होंने क्या किया था, हितोपदेश का भाषानुवाद किया था। प्रबोध पचासा नामक विराग और भक्ति रस से पूर्ण ग्रंथ, प्रबोध पचासा जो है वो विराग और भक्ति रस से परिपूर्ण ग्रंथ है। राम रसायन नामक वाल्मीकि रामायण का आधार लेकर लिखा हुआ एक चरित्र काव्य भी है जिसमें दोहे चौपाई है। तो यह भी आपको याद रखना है
ठीक है, क्या कि राम रसायन जो है रचना है वो वाल्मीकि रामायण का को आधार बनाकर लिखा गया ग्रंथ है, जिसमें दोहा और चौपाई भी मिलती हैं। अगला बिंदु देखेंगे और अगले बिंदु में हम जो देव कवि हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो इनका पूरा नाम देवदत्त था। देव का पूरा नाम क्या था? देवदत्त था। ठीक है। 16 वर्ष की आयु में भाव विलास की रचना की। यह सबसे ज़्यादा राजाओं के दरबार में सेवाएं देने वाले कवि हैं। तो यह आपको याद रखना है। देव जो हैं इनका पूरा नाम क्या था? देवदत्त था। और 16 वर्ष की आयु में भाव विलास की रचना इन्होंने की। कितनी बड़ी बात है दोस्तों, 16 वर्ष की आयु में इन्होंने भाव विलास नामक एक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की, और यह सबसे ज़्यादा राजाओं के दरबार में सेवा देने वाले कवि हैं। देव जो हैं वो ज़्यादातर राजाओं के राज दरबार में सेवा देते थे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला बिंदु है, इन्होंने कोई अच्छा उदाहरण आश्रयदाता नहीं मिला। इन्हें कोई अच्छा उदार आश्रयदाता नहीं मिला जिसके यहाँ रहकर इन्होंने सुख से काल यापन किया हो। ये बराबर अनेक रईसों के यहाँ एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहे, पर कहीं जमे नहीं। इसका कारण या तो उनकी प्राकृतिक की विचित्रता रही, या इनकी कविता के साथ उस काल की रुचि का असामंजस्य। देव ने अपने अष्टयाम और भाव विलास को औरंगजेब के बड़े पुत्र आजमहा शाह को सुनाया था, जो हिंदी कविता के प्रेमी थे। तो इसमें जो बात ध्यान में आती है कि इन्होंने कोई अच्छा उदार आश्रयदाता नहीं मिला था जिसके यहाँ रहकर इन्होंने सुख से काल यापन किया हो, ऐसा इनको कोई भी आश्रय नहीं मिला। ये बराबर अनेक रईसों के यहाँ एक स्थान से दूसरे स्थान पर रहे और पूरे जीवन भर यह घूमते रहे, परंतु इनको कोई भी आश्रय ऐसा नहीं मिला जहाँ पर इनको सुख शांति प्रदान हो। इस कारण या तो इनकी प्रकृति की विचित्रता रही, या इनको अपनी रचना करने के लिए कोई अनुकूल स्थान प्राप्त नहीं हुआ। देव ने अपने अष्टयाम एवं भाव विलास को औरंगजेब के बड़े पुत्र आजम शाह को सुनाया था, जो हिंदी के बहुत ही प्रेमी थे। हिंदी कविता के जो है प्रेमी थे। कौन? औरंगजेब के पुत्र जो है आजम शाह। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं।